वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 19 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नाविक ग्रैंड चैलेंज के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में नाविक ग्रैंड चैलेंज को लॉन्च किया। इसे लॉन्च किया गया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के दौरान। इस चैलेंज के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे इस नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, देखेंगे इनका क्या काम है। देखिए, नाविक हमारा अपना खुद का जीपीएस है, आप कह सकते हो जीपीएस जैसा ही एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से कुल मिला के जियो पोजिशनिंग सिस्टम है जो इंडिया ने इंडिजिनियसली अपने लिए तैयार किया है। तो जो नाविक ग्रैंड चैलेंज है, इसके माध्यम से हम प्रमोट कर रहे हैं कि जियो पोजिशनिंग सोल्यूशन के तौर पे जो अभी तक पॉपुलरली जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसकी जगह पे अब नाविक का इस्तेमाल किया जाए। इसके तहत हम डिजिटली आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ये जो एप्लीकेशंस हैं इस ग्रैंड चैलेंज के लिए, कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये अपनी एग्जाम के बहुत काम की नहीं है। अब देखिए एनएसएसी का क्या काम है। एनएसएसी को, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसे कंस्टिट्यूट किया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के तहत। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसके माध्यम से हम इनोवेशन को नर्चर कर पाएं और स्टार्टअप्स को भारत में बढ़ावा दिया जा सके। इसके माध्यम से देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, जो चैलेंज है, इसके माध्यम से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ऐसे ड्रोन्स बनाने वाले स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करें जिनके ड्रोन्स नाविक इनेबल्ड हैं, जो जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि नाविक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस काउंसिल की कॉम्पोजिशन की बात करें, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एनएसएसी की, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे चेयर करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसके कन्वीनर होते हैं। नॉमिनीज आते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मेंबर्स को, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट भी करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के बारे में है। अभी हाल ही में साउथ कोरिया में वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का 15वां एडिशन कंक्लूड किया गया। साउथ कोरिया के सियोल में ये पूरा कांग्रेस आयोजित हुआ, मतलब मीटिंग आयोजित हुई। इस दौरान सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन को भी तैयार किया गया। बात करेंगे सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन क्या है, उसके पहले इस फॉरेस्ट्री कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। ये कोई इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग नहीं है, ना ही ये कोई फॉर्मल मीटिंग है जिसकी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, कुछ कंट्रीज हों जो इसका हिस्सा हों, जो अपने डेलीगेशंस भेजते हों, जैसा कि ज्यादातर संस्थाओं के साथ होता है। ऐसा वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। मतलब जब भी आपको ट्रिक करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि गलत होगा, इसके ये मेंबर नेशंस हैं, वो भी गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली में एक जनरल सा फोरम है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपने व्यूज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि कैसे फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे हम ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं कि जंगलों को हम सुरक्षित रख सकें या उन्हें बढ़ा सकें। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस ये लगभग 6 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट इन जनरल 6 साल में एक बार इसे आयोजित कर दिया जाता है। 1926 में इटली में पहली कांग्रेस आयोजित की गई थी। 1954 यानी कि 1954 के बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फाओ ने यह जिम्मेदारी ले ली कि हम मदद करेंगे कंट्रीज को कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को टाइम से आयोजित किया जाता रहे, क्योंकि ये कोई इंटरगवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, कोई बहुत औपचारिक संस्था नहीं है, कोई इसके बहुत स्पेसिफाइड मेंबर्स नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हाँ हर साल इस समय के दौरान ये मीटिंग होगी। ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन जब नहीं है तो इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि कोई बहुत इंटरेस्ट दिखाए कि हम फॉरेस्ट्री कांग्रेस आयोजित करें। तो फाओ ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि चलो हम आयोजित करवा देंगे। अब इसमें खर्चा आएगा, वो कौन देगा? तो ये कहा गया है कि जिस भी कंट्री को ये कांग्रेस होस्ट करना होगा, सारा खर्चा वही बियर करेंगे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के लिए फाओ ये रिकमेंड कर देता है कि अच्छा इस साल आप इसको आयोजित कर दो और जो खर्चा है वो बियर कर लो। तो देश अपनी स्वेच्छा से उसका खर्चा उठा लेते हैं। 2022 की थीम रही बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। बात करते हैं सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन के बारे में। यहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया कि कैसे हम ग्रीन, हेल्दी और रेजिलिएंट फ्यूचर तैयार कर पाएंगे। हमने फर्दर जो सभी स्टेक होल्डर्स थे, इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने आपस में अपने जो एक्सपीरियंसेस थे शेयर किया और अर्ज किया कि सभी लोग जंगलों को लेकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करें। यह भी कहा गया कि लैंडस्केप रिस्टोरेशन को लेकर या फॉरेस्ट को बचाने को लेकर जो भी खर्च किया जाता है 2023 तक हमें उसे ट्रिपल करना होगा, तिगुना करना होगा, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे।
हमें सर्कुलर बायो इकोनॉमी और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी पे फोकस करना होगा। सर्कुलर बायो इकोनॉमी जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो साइकिल जब पूरी हो तो उसमें हमें लास्ट में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो फर्दर जो फॉरेस्ट्री है उसे नर्चर करने में हेल्प करें। और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट का हम इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें कि हम क्लाइमेट को नुकसान ना पहुंचा रहे हों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ला रीयूनियन के बारे में है। इंडिया और फ्रांस की नेवीज ने अभी हाल ही में सेकंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग करी। फ्रांस का जो आइलैंड है ला रीयूनियन जो कि इंडियन ओशन के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, वहां पर देखिए ये अफ्रीका का आपको पूरा ईस्टर्न कोस्ट दिख रहा है, ये मेडागास्कर है, यहाँ पे मॉरिशस है, इसके साउथ में थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो ये है रीयूनियन आइलैंड जो कि फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। बड़े मैप में देखना चाहें तो देखिए ये अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, ये है मेडागास्कर और यहाँ पे स्पॉट किया गया है रीयूनियन आइलैंड को। इसके बारे में बात करते हैं। रीयूनियन एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है वेस्टर्न इंडियन ओशन में। 950 किलोमीटर आपको मेडागास्कर के ईस्ट में मिलेगा और 175 किलोमीटर इसके डिस्टेंस है मॉरिशस से। रीयूनियन आउटर मोस्ट रीजन है यूरोपियन यूनियन का और यूरोजोन का भी हिस्सा है। इसके अलावा फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट एक मायोते भी है। ये ऐसे यूरोजोन रीजन्स हैं जो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं। ये तो बात हो गई रीयूनियन आइलैंड के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंटरनेशनल साइंस काउंसिल के बारे में है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ने भी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। टाइटल रहा अनप्रेसिडेंटेड एंड अनफिनिश्ड कोविड-19 एंड इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिसी। नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब कोविड-19 अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल एक एनजीओ है जो साइंटिफिक बॉडीज को एक साथ इकट्ठा करता है और हम देखते हैं कि दुनिया में सोशल या नेचुरल साइंसेस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इस संस्था को 2018 में बनाया गया, हेडक्वार्टर्ड है फ्रांस के पेरिस में। क्या हाइलाइट्स रही इस रिपोर्ट की? कोविड-19 के बारे में यहां पे ये बताया गया कि कोविड-19 ने दुनिया में इनइक्वालिटी को बढ़ाया है। हेल्थ, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक और सोसाइटी सभी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और हर जगह पे इनइक्वालिटी बढ़ी है। कोविड-19 एक एंडेमिक की तरफ पूरी दुनिया में फैल गया। कई सारे देशों का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया और फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ी हुई है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स भी कोविड-19 के बाद और बढ़ गए हैं। हम इस समय सोशल वेलबीइंग को लेकर भी एक थ्रेट फेस कर रहे हैं। लंबे समय तक स्कूल्स बंद रहे, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट हुई और जेंडर बेस्ड वायलेंस भी इस दौरान बढ़े, तो काफी नेगेटिव इंप्लीकेशंस रहे कोविड-19 के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस सूरत और फ्रिगेट जो बड़े युद्धपोत होते हैं आईएनएस उदयगिरी को मुंबई में लॉन्च किया। पहले बात करेंगे आईएनएस उदयगिरी के बारे में। इसे प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत डेवलप किया जा रहा है और ये इस इनिशिएटिव में तीसरा शिप है। इसका नाम हमने एक माउंटेन रेंज के नाम पे रखा है जो आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, उदयगिरी। इसको देखिए, इसके पहले एक लिएंडर क्लास का ASW फ्रिगेट हुआ करता था, युद्धपोत हुआ करता था, उसका नाम भी उदयगिरी ही हुआ करता था। तो उसी के नाम पर आप कह सकते हो उसका एक प्रतिरूप है ये जो आईएनएस उदयगिरी है वो। प्रोजेक्ट 17A की भी बात कर लेते हैं जिसके तहत हम उदयगिरी बना रहे हैं। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास के फ्रिगेट तैयार करने का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत हम इंडियन नेवी के लिए जो बड़े युद्धपोत हैं उन्हें बना रहे हैं। इस दौरान ये पहला मेजर वॉरशिप है जिसे तैयार किया गया। इसमें देखिए ज्यादातर नाम आपको हिल रेंजेस के नाम पे मिलेंगे। प्रोजेक्ट 17 में जो 7 फ्रिगेट्स हम बना रहे हैं उनमें 7 के नाम हैं आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमाद्री, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, ये सब नाम है उनके। आईएनएस सूरत की बात करते हैं ये 4th यानी कि चौथा शिप है जिसे प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत हम नेक्स्ट जनरेशन के स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं। इसका नाम हमने गुजरात की कमर्शियल कैपिटल सूरत के नाम पे रखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं। इसे शॉर्ट में EMRS कहा जाता है। तो अगर मैं EMRS कहूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं एकलव्य स्कूल्स की बात कर रहा हूं। इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास है। 1997-98 में इस प्रकार के स्कूल्स को बनाने की कोशिश की गई या शुरुआत की गई जिसके माध्यम से हम ट्राइबल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं। फीचर्स के तहत इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन ग्रांट की जाती है। केवल स्कूल्स नहीं होते, बच्चों के लिए हॉस्टल्स होते हैं, स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, प्लेग्राउंड होता है, स्टूडेंट कंप्यूटर लैब होता है, टीचर रिसोर्स रूम भी होते हैं।
जो भी पढ़ाई करवाई जाती है वो सीबीएसई के करिकुलम के बेसिस पे करवाई जाती है। एक स्कूल की जो कैपेसिटी होती है वो 480 बच्चों की होती है। 10% सीट नॉन एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी रखी जाती है, लेकिन वो 480 के भीतर ही होनी चाहिए। कवरेज की बात करें तो ईएमआरएस गाइडलाइंस 2010 की जो हैं उसी के तहत ये स्कूल्स रन करते हैं। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी इन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने में मदद करती है। फर्दर कोई भी ऐसा एरिया ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन हो, वहीं पर ये स्कूल्स बनाए जाते हैं। 2018-19 का जो बजट था उसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा ब्लॉक जहाँ पे 50% से अधिक एसटी पॉपुलेशन है और वहाँ ट्राइबल लोग कम से कम 20,000 की संख्या में रहते हों, वहाँ पर एक ईएमआरएस स्कूल जरूर होना चाहिए 2022 तक। वर्तमान में भारत में 367 एकलव्य स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ये ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री के तहत, जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो इन स्कूल्स को असिस्ट करे कि इनमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 142 के बारे में है। अभी हाल ही में राजीव गांधी जी की हत्या में जो एक व्यक्ति कन्विक्ट थे, एजी पेरारीवलन, जिनको लेकर काफी संदिग्धता रही कि ये वास्तव में आरोपी थे भी अथवा नहीं, उन्हें मई 18 को कोर्ट ने एक ऑर्डर में रिलीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करते वक्त अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल किया जो उन्हें आर्टिकल 142 के तहत मिलता है। बहुत ही स्पेसिफिक पावर्स मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट को। क्या पावर्स हैं आप समझेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, ये टाइटल होता है। इस आर्टिकल में बेसिकली दो प्रोविजन है। पहला क्लॉज सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई न्याय नहीं हुआ है, उस न्याय को दिलाने में उनकी डिपेंडेंसी ना रहे एग्जीक्यूटिव के ऊपर, यह अधिकार उन्हें आर्टिकल 142 क्लॉज 1 देता है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं कंप्लीट जस्टिस के लिए। और दूसरा आर्टिकल 142 क्लॉज 2, जहां पे 3 डिफरेंट पावर्स ग्रांट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिनमें पहली तो ये है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत होने के लिए कह सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के डिस्कवरी या प्रोडक्शन का आदेश दे सकते हैं, या खुद के कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकते हैं। ये तीनों अधिकार आर्टिकल 142 में दिए गए हैं। देखिए, पेरारीवलन जी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। उनके ऊपर आरोप था कि राजीव गांधी जी की हत्या में जो बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था उसकी बैटरी उन्होंने सप्लाई करी थी। यद्यपि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि उस बैटरी का इस्तेमाल किस लिए किया जाने वाला है। उनके बयान को मैनिपुलेट किया गया, जैसा कि 2014 में सीबीआई के एक ऑफिसर ने एक्नॉलेज भी किया और ये कह दिया गया कि उन्हें पता था कि उस बैटरी का इस्तेमाल किस पर्पस से किया जाने वाला है, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में वो उम्र कैद में हुई और जब ये मामला निकल के आया कि उन्हें पता ही नहीं था कि बैटरी का इस्तेमाल कैसे किया जाना है, तो उसके अलावा उनके खिलाफ कोई सबूत थे नहीं। तो इस आधार पर ऐसा लगने लगा कि इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। तो अभी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर भी दिया। आर्टिकल 142 क्लॉज 1, डूइंग कंप्लीट जस्टिस, इसमें मामला यही है कि कोर्ट डिपेंडेंट ना रहे एग्जीक्यूटिव के ऊपर कि वो अपनी बातें मनवाने के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। इससे बेहतर है कि वो खुद ही अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करवा पाएं। ये जरूरी है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए भी और सेपरेशन ऑफ पावर के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 केस में उन्होंने कुछ बातें स्पेसिफाई करी अपने इस अधिकार को लेकर। वो ये था कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को ओवरराइड नहीं करेंगे अपनी इस अधिकार का इस्तेमाल करके, बल्कि उन लॉज को महज सप्लीमेंट करेंगे। और दूसरा, इसे प्रोसीजरल पर्पस से ही इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में है। डायमंड्स जो काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, ज़मीन से निकाले जाते हैं, उन्हें लैब में भी बनाया जाता है बिल्कुल उसी प्रक्रिया से जैसे वो ज़मीन के भीतर बनता है, अर्थ में बनता है। वही परिस्थितियां अगर पैदा कर दी जाएं तो डायमंड को लैब में भी बनाया जा सकता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंग करी जो लैब ग्रोन डायमंड्स डेवलप करते हैं, बनाते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स क्या होते हैं? इन्हें लैब में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया जाता है। ये मैन मेड डायमंड्स होते हैं। ऐसा करते वक्त हम केमिकली या देखिए इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जो अर्थ के भीतर होती है, जिसके तहत डायमंड्स बनते हैं। ये केमिकली, फिजिकली और ऑप्टिकली बिल्कुल ओरिजिनल डायमंड्स जैसे ही होते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं होता, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। प्रोसेस देखिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टेक्निक का इस्तेमाल चाइना में किया जाता है। केमिकल वेपर डिपोजिशन सीवीडी का इस्तेमाल यूएसए और इंडिया में किया जाता है। बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, लैब में लेकर जाते हैं, 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिसके बाद कार्बन की लेयर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं एक बेसिक कार्बन के सीड के ऊपर। और धीमे धीमे ये वही प्रक्रिया हो रही होती है जो जमीन में सैकड़ों सालों में होती है, हजारों सालों में होती है, वही हम लैब में महज कुछ हफ्तों में कर देते हैं।
तो 5 से 7 हफ्तों का समय लगता है और वो डायमंड बिल्कुल उसी प्रक्रिया से तैयार हो जाता है जैसे वो जमीन के भीतर होता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल तरीका होता है डायमंड को बनाने का। इसका इस्तेमाल ज्वेलरी इंडस्ट्री, कंप्यूटर चिप्स और सैटेलाइट्स और 5G नेटवर्क्स में किया जाता रहा है। भारत लैब ग्रोन डायमंड्स को एक्सपोर्ट करता है यूएसए, हांगकांग, यूएई, इजराइल और बेल्जियम को। जो भी हम लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं उनमें 67% यूएसए चला जाता है और उसके बाद हांगकांग 14% के शेयर पे रहता है। रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, इसे डीपीआईआईटी कंस्टिट्यूट करता है, ये सही है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग है, बिल्कुल गलत है, एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है। ला रियूनियन पैसिफिक ओशन में है, गलत है, इंडियन ओशन में है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसे इंप्लीमेंट करती है, ऐसा नहीं है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।